नमस्ते। आज हम सब मिलकर हिंदी भाषा की आत्मा को समझने वाले हैं, यानी कि उसके स्वरों को। ये वो ध्वनियां हैं जिनके बिना सच कहूं तो हिंदी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हिंदी सीखने वालों के मन में अक्सर एक उलझन पैदा करता है कि वर्णमाला में असल में 10 स्वर हैं या 11। आइए, आज इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। पर उस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले हमें अपनी नींव मजबूत करनी होगी। तो शुरुआत करते हैं भाषा की सबसे छोटी, बिल्कुल सबसे छोटी इकाई से। तो सबसे पहले आता है वर्ण। ये भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे कोई इमारत ईंटों से बनती है, वैसे ही हमारी पूरी हिंदी भाषा इन वर्णों से बनी है। इसके ठीक बाद आता है अक्षर। बड़ा ही मजेदार शब्द है, क्योंकि इसका मतलब ही है वो जो कभी नष्ट न हो। ये ध्वनि की वो इकाई है जो एक सिलेबल बनाती है, और ये वर्णों से ही मिलकर बनती है। और जब हम इन सभी वर्णों को एक साथ एक व्यवस्थित तरीके से एक माला में पिरो देते हैं, तो बनती है वर्णमाला। जी हाँ, बिल्कुल, अंग्रेजी का अल्फाबेट। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक बातें हमें पता चल गई हैं, तो चलिए देखते हैं कि हमारी पूरी वर्णमाला किन 3 मजबूत स्तंभों यानी पिलर्स पर खड़ी है। तो वर्णमाला के ये 3 हिस्से हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाह मतलब जो न तो पूरी तरह स्वर हैं और न ही व्यंजन। लेकिन आज हम अपना पूरा ध्यान इसके पहले और सबसे जरूरी स्तंभ यानी स्वर पर लगाने वाले हैं। तो चलिए, अब वापस आते हैं हमारे उस बड़े सवाल पर और उस रहस्य को सुलझाते हैं जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, 10 या 11। देखिए, ये सारी उलझन जो है ना, वो लिखने और बोलने के बीच के एक छोटे से अंतर से पैदा होती है। जब हम लिखते हैं तो हम 11 स्वर गिनते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं यानी उच्चारण करते हैं तो सिर्फ 10 ही गिने जाते हैं। तो फिर वो एक स्वर कौन सा है जो ये फर्क पैदा कर रहा है? वो है री। इसे लिखा तो स्वरों के साथ जाता है, इसलिए लिखने में गिनती 11 हो जाती है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो इसकी आवाज री जैसी निकलती है, जो कि एक व्यंजन की ध्वनि है। बस इसीलिए उच्चारण में इसे स्वरों की गिनती से बाहर कर दिया जाता है। तो सारा खेल इसी री का है। चलिए, गिनती का मसला तो हल हो गया। अब इन स्वरों की दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इन्हें किन 4 अलग-अलग आधारों पर बांटा जाता है। पहला और सबसे आसान तरीका है मात्रा के आधार पर, मतलब किसी स्वर को बोलने में कितना वक्त लगता है, कम या ज्यादा। तो इस हिसाब से 3 तरह की स्वर हैं। एक है ह्रस्व यानी छोटे स्वर, जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। दूसरे हैं दीर्घ यानी बड़े स्वर, जिनमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है। और तीसरे हैं प्लुत, जिन्हें और खींचकर बोला जाता है, जैसे ओम। पर हाँ, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ह्रस्व और दीर्घ पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, अब अगले तरीके पर चलते हैं। ये इस बात पर आधारित है कि स्वर को बोलते समय हमारी जीभ का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, अगला, बीच का या पिछला। तो जीभ के इस्तेमाल के आधार पर स्वर 3 तरह के होते हैं: अग्र, जिसमें जीभ का अगला हिस्सा उठता है, मध्य, जिसमें बीच का, और पश्च, जिसमें पिछला हिस्सा। आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। बोलकर देखिए, ई, और फिर बोलिए ऊ। देखा, जीभ की जगह कैसे बदल गई। अब बारी है तीसरे वर्गीकरण की। आइए देखते हैं कि किसी स्वर का उच्चारण करते वक्त हमारा मुंह कितना खुलता है या बंद रहता है। यहां पर मुंह खुलने के 4 लेवल हैं: संवृत, जिसमें मुंह लगभग बंद सा रहता है; अर्ध संवृत यानी आधा बंद; फिर है विवृत, जिसमें मुंह पूरा खुलता है, जैसे जब हम आ बोलते हैं; और आखिर में अर्धविवृत यानी आधा खुला। और हमारा आखिरी वर्गीकरण इस बात पर है कि किसी स्वर को बोलते समय हमारे होठों का आकार यानी शेप कैसा बनता है। ये बड़ा सीधा सा है, इसमें बस 2 ही श्रेणियां हैं। एक है वृत्तामुखी, जिसमें होंठ गोल हो जाते हैं एक वृत्त की तरह, जैसे ऊ बोलते समय, और दूसरी है आवृत्तामुखी, जिसमें होंठ गोल नहीं होते, जैसे ई बोलते समय। आप बोलकर देखेंगे तो फर्क तुरंत पता चल जाएगा। चलिए, अब हमने इन सभी वर्गीकरणों को एक-एक करके समझ लिया है, तो अब इन सारी जानकारियों को एक साथ एक मास्टर चीट शीट में देखते हैं। ये रहा वो मास्टर चार्ट। यहां पर हर स्वर और उसके चारों वर्गीकरण एक ही जगह पर दिए गए हैं। मैं तो कहूंगा कि आप वीडियो को यहीं रोककर इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये बहुत काम आएगा।
तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब हिंदी वर्णमाला का आधा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सही मायनों में आपकी उंगलियों पर है। आपकी नींव अब पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। स्वरों पर ये मजबूत पकड़ अब आपको अगली बड़ी चुनौती के लिए तैयार करती है, जो है व्यंजन। तो बताइए, क्या आप वर्णमाला के दूसरे हिस्से को जीतने के लिए तैयार